पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ वेव हो चुका था, ठीक है। और हम लोग जो आपके सिलेबस पे पढ़ना है वेव का इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव या a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, बोलो यार, तो उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अब कुछ एग्जाम्पल से गुजरिए तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। दिया हुआ है कि xi इक्वल टू 20 sin 2t प्लस 4x, इसको देख के पता चला होगा कि ये पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है और वेव है जो कि x एक्सिस पर चल रहा है और डायरेक्शन वगैरह के बारे में बता चुके थे, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि पार्टिकल का स्पीड एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू पाई बाई 16 पर कितना होगा। तो पहले बात समझिएगा, पार्टिकल का स्पीड का बात किया है तो हमको इधर से सोचना पड़ेगा। वेव का बात करता तो यहां से सोचते, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो पार्टिकल का स्पीड, तो ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट ना है जी, तो इसको डिफरेंशिएट कर करके पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी का इक्वेशन लाएंगे। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दे ही देता तो डायरेक्ट डाटा मार देते, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वेलोसिटी कितना होगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा डाउ xi बाई डाउ t, होगा कि नहीं होगा? डाउ का मतलब यही हो गया कि हम लोग केवल t को वेरी करता हुआ मानेंगे, x को कांस्टेंट मान लेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये वाला हो गया कितना 20। और आपको पहले ही से बता दिया गया शॉर्टकट में कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा उसके बगल वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बोलो यार, तो हो जाएगा इनटू 2 और क्या हो जाएगा cos 2t प्लस 4x। कोई दिक्कत लग रहा है? तो v का वैल्यू इतना आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, यहां पर देखो लिख दे रहे हैं vp, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ये वाला। तो आपको किस समय में बात कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू पाई बाई 16 पर। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई बाई 16 पर कितना होगा, तो ये हो गया 40 cos, और t का वैल्यू 0 पुट करिएगा, ये 0 हो गया, यहां पर पाई बाई 16 पुट करिएगा तो पाई बाई 4 हो गया। तो कितना हो गया, ये वाला तो हो गया 1/√2, तो इसको इधर करिएगा तो कितना हो गया 20√2, जो भी यूनिट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना आ गया, स्पीड तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इतना ही होगा। अगर ये माइनस में रहता तो वेलोसिटी माइनस में होता, लेकिन स्पीड के लिए मैग्नीट्यूड ले लेते, वो तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहां पर कुछ चीज सिखाना चाह रहे हैं, दिमाग खुलेगा पूरी तरह से। स्पीड निकल आ गया, चलिए अब एक्सीलरेशन निकालने का प्रयास करते हैं पार्टिकल का। तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ, तो डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तब एक्सीलरेशन आएगा। डाटा पुट करके जो लाया उसको डिफरेंशिएट करोगे, नया वेरिएबल को डिफरेंशिएट क्या आता है, बोलो यार। तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, इसको ऐसे लिखोगे डाउ vp बाई डाउ t। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन कम देता लेकिन दे सकता, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पहले ही हो गया है 40, और t के बगल वाला से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा ना जी। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के साथ sin 2t प्लस 4x, तो ये हो गया t टर्म में ना जी। अब आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू पाई बाई 16 पर। तो इक्वेशन ला लीजिएगा, उसके बाद पुट करिएगा। अगर एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिए तो डायरेक्ट पुट करते, तो ये तो काइनेमेटिक्स में ही बच्चा सीख जाता है। तो ये कितना हो गया -80 sin, और इसको पुट करिएगा ना जी, t0 पुट करेगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 16 पुट करेगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, बोलो यार। ये हो गया इतना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√2, तो यहाँ से करोगे कितना आ गया -40√2 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जगह कम पड़ जाएगा, इसमें कुछ सिखाना चाह रहे थे, खैर छोड़ो। तो ये जो तुम डील किए इसमें वेव का प्रॉपर्टी तुम नहीं लगाए, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पोजीशन जानते हैं आप पार्टिकल का, तो उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी देगा, उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो एक्सीलरेशन देगा। वेव का इक्वेशन वेव का कांसेप्ट इसमें लगा क्या?
अब वेव का कंसेप्ट लगा करके ये कैसे बनेगा इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो समझने का प्रयास करिएगा। हम इसी टाइम में x इक्वल टू इतना पर पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद इसको रिलेट करते हैं तो लगेगा कि अच्छा ये कहानी पूरा समझ में आ जाएगा कि ये चल रहा है। एक्स आई का वैल्यू जो है वो इसी सिचुएशन में देखना है आपको, t इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू पाई बाई 16 पर कितना होगा, तो उसी में पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 20 असाइन 2t प्लस 4x पर 2t तो 0 ना हो जाएगा जी, और वहां पर पुट करोगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 तो 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा 10 रूट 2। इसका मतलब क्या तुम समझे कि जिस पार्टिकल का मीन पोजीशन x इक्वल टू पाई बाई 16 पर होगा वो t इक्वल टू 0 पर माने इनिशियल टाइम में अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर होगा, मतलब वेव नहीं रहता तब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर रहेगा सब कि नहीं। तो जिस पार्टिकल को तुम देखना चाह रहे हो उसका देखो डाटा दिया हुआ x इक्वल टू पाई बाई 16, माने है क्या ना कि x इक्वल टू पाई बाई 16 पर का जो पार्टिकल है वो स्थिर होगा शुरू में, जब वेव आया समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये डिस्टर्ब होगा तब ये स्टेप करना स्टार्ट करेगा, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग टाइम में इसका पोजीशन अलग अलग होगा अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वही ना है एक्स आई, पिछले क्लास में ही भूखे बहुत, बोलो यार। अब समझना तुम थोड़ा सा, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है इस टाइम में, बोलो यार, इस जगह का पार्टिकल इस टाइम में अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है और तुमको पता है कि वो एसएचएम कर रहा है, तो ये समझ में आया कि पार्टिकल का मीन पोजीशन से दूरी अगर पता हो जाए तो उसका एक्सीलरेशन भी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो एसएचएम में पढ़े थे, तो एसएचएम में पढ़े थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सीलरेशन, वहां पर एक्स मीन पोजीशन से दूरी था, यहां पर मीन पोजीशन से दूरी कौन है एक्स आई। इसका मतलब समझ में आया कि इसके हेल्प से भी तुम पार्टिकल का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो इस कंडीशन में, तुम कर करके देखो। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा तो यही ना है जी, इनटू एक्स पढ़ते थे वहां पर मीन पोजीशन से दूरी, यहां पर मीन पोजीशन से दूरी कौन है एक्स आई बोले तो ये वाला इस कंडीशन में, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 10 रूट 2 तो 40 रूट 2। बात समझ में आ रहा होगा, इतना कंसेप्ट का जरूरत नहीं, बस हम केवल ये बताना चाह रहे हैं आपको कि वेव में पार्टिकल के बारे में कुछ भी पूछेगा तो वहां पर एसएम के प्रॉपर्टी से पहुंचा जा सकता है। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि ये जो एक्सीलरेशन निकाले उसमें एसएम का प्रॉपर्टी मार करके निकाल लिए कि एक्सीलरेशन चाहिए पार्टिकल का। ये हम बार-बार क्यों बोल रहे हैं ना कि पार्टिकल के बारे में बोले हैं तो तुम एकदम निश्चित रहना कि एसएम के भी प्रॉपर्टी को मार के डील किया जा सकता है। अब बाकी एक नॉर्मल इक्वेशन देगा तो डिफरेंशिएट कर करके इंटीग्रेट करके तो डील किया ही जाता है, बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब एसएम वाला प्रॉपर्टी तुम लगाना, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर पर है अगर ये पता चल जाए तो v का वैल्यू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है कि नहीं, तो अगर वो वाला मारेंगे यहां पर तो v आ जाना चाहिए। बस अंतर क्या होगा कि v को टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में जो v होता है वो स्पीड होता है पार्टिकल का। अरे बोलो यार, और आपको कहा है v स्पीड निकालने के लिए तो डायरेक्ट डील हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का था निकालने के लिए तो वो वाला फॉर्मूला मारिएगा तो हमेशा स्पीड देगा, तो उसमें माइनस साइन अगर वेलोसिटी में रहेगा तो वो वाला नहीं आ पाएगा, अब अगर प्लस रहेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या बोले? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक्सीलरेशन पार्टिकल का निकालना है तो वेव का भी इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल प्रॉपर्टी मार के निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? स्पीड पूछेगा पार्टिकल का, वो
प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप नहीं ना जानते हैं, आप किसका फॉर्मूला जानते थे? स्पीड का। तो वेलोसिटी साइन के साथ नहीं निकल पाएगा, स्पीड निकल जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसके बाद से फिर पार्टिकल का चर्चा करना बंद करते हैं, खाली वेव का ही कहानी चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये बता हम इसलिए ताकि एकदम दिखे कि नहीं, देखो ना इसके भी कर करके रिजल्ट आता है। जब बच्चा को एकदम आंख के सामने रिजल्ट आता हुआ दिखता है ना, तब उसको विश्वास होता है कि नहीं ये एक्स आई वही वाला है, मेन पोजीशन से दूरी वाला। कोई दिक्कत लग रहा है? तो भी हम निकालते हैं ना। आपको स्पीड पूछा है इस टाइम में इस जगह पर, तो इस टाइम में इस जगह पर आपको एक्स आई मालूम ना चल गया है जी, बोलो यार। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा कितना अंडर रूट, देखो ना ऊपर ऊपर कर दे रहे, v का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा, तो हो गया 2, बोलो यार, अंडर रूट दिस का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 400 हुआ ना जी, माइनस वहां पर पढ़ते थे x स्क्वायर, यहां पर एक तरह से हो गया xi का स्क्वायर, तो xi कितना है? 10√2, तो इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 200, तो अंडर रूट के अंदर में 400 माइनस 200 हुआ, तो 200 हुआ ना अंडर रूट के अंदर में, तो वो हो गया 10√2, बोलो यार। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? इससे, तो करो तो आया कि नहीं आया? v का वैल्यू कितना आ गया? आया ना जी। तो जान करके हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको ये दोनों सवाल में जो कि बताना है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो डरना नहीं कि बाप रे इतना सोचना पड़ेगा ना, ये सब कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, ये खाली हम ऐसे ही करके दिखा दिए हैं आपको, बोलो यार। क्योंकि दिमाग खुला हुआ रहेगा तो आपसे हल्का सवाल ही पूछेगा, वो तुरंत बन जाएगा। बस पता रहना चाहिए कि हाँ पार्टिकल में हम एसटीएम वाला प्रॉपर्टी लगा करके बनाए, बोलो जी। एकदम ध्यान लेना इस बात को कि पार्टिकल के बारे में बात करेगा तो एसटीएम वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा वाला क्या, देखो तुरंत बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेव वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो रेशियो ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव तो वहां से निकलेगा, वेव वेलोसिटी कितना? ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है? 2/4, ये हो गया वेव का वेलोसिटी बाई किसके बारे में बोल रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। फिर पार्टिकल पर आया तो क्या करोगे? ओमेगा समझ में आ रहा है? तो ओमेगा कितना है? 2 और a कितना है? 20 है, ठीक। तो ये कितना के बराबर हो गया? देख लो, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ? 1/80, यही हो गया। समय तीसरा क्या दिया हुआ? टाइम इंटरवल फॉर मूविंग एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर कौन जाता है? वेव। वेव तो स्थिर से एक तरह चल रहा है, बोलो यार। तो पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल के बारे में बोला, वेव वाला प्रॉपर्टी लगाओगे। कौन प्रॉपर्टी लगाओगे? एसटीएम वाला। तो एक्सट्रीम पोजीशन माने एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन t/4। देख रहे हो सवाल? t/4 टाइम पीरियड कैसे निकलेगा वहां पर? यहाँ पर लिख देते हैं t/4, तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना है? 2, यहाँ पे हो गया 4, तो कितना होगा? पाई के जगह पर 3.14 पुट करोगे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये सब सवाल आएगा तो मेरे में बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा, जो कुछ है ना ये दिख रहा होगा आपको। हम कल भी भूखे हैं इस बात पर, आज भी भूख रहे हैं कि पार्टिकल के बारे में बात करेगा ना वेव में, तो तुम एसटीएम वाला है जो कि लगाना स्टार्ट करना। समझ में आ रहा है? तो आप लोग के लिए यही सब सवाल अच्छा माना जाएगा। तुमको लग रहा होगा कि क्या सवाल अच्छा है, देखो। ओके, अच्छा कल क्लास खत्म होने के बाद क्या है कि बच्चा पूछ रहा था कि सर इस ढंग का जो इक्वेशन आप लिख दिए हैं वो काहे लिखे हैं? कदुआ छीलने के लिए? कुछ बात है ऐसा नहीं बोला था वो पूछा कि क्या जरूरत है उसका। तो एक चीज समझना जी, जरूरत तो बहुत है क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म से ही सब चीज आता है, समझ आ रहा है ना, इक्वेशन वगैरह। लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ता है उसका। अरे होता क्या है ना कि कोई इक्वेशन दिया, अब बोलेगा कि ये वेव इक्वेशन है या नहीं, तो उसमें
उसको पता करने के लिए क्या किया जाता है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, माने जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, और उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया जाता है टी के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है? और अगर उस फॉर्मेट में सज जाए जो कल आपको बताए, बोलो यार, तो हम समझ जाते हैं कि वो वेव का इक्वेशन है, और नहीं अरेंज हो पाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वेव का इक्वेशन नहीं है। लेकिन आपको उतना करने का जरूरत नहीं। आपको तो क्वेश्चन में भी कहे था कि चेक नहीं करना, पहले से पता होना चाहिए कि क्या 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 होता है। अरे बोलो यार, तो जरूरत तो है, लेकिन आपको एक तरह से जरूरत नहीं, मगर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि दे देगा कि कोई वेव का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, तो बताइए कि वेव का वेलोसिटी क्या। आप में क्या है ना कि सीधे टू द पॉइंट पकड़ लेना, उससे डील कर देना, एकदम ऊपर ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उतना ही पढ़ना ही है आपको। बताओ कल क्या पढ़ाया गया तुमको? उसी फॉर्मेट में पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया था तुमको, में ये वाला अकेला छोड़ा गया था, तो तुम भी उसको अकेला कर दो। तनहा जीने का आदत है तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, उसको इधर फेंकोगे ना जी, तो 1/16। अरे बोलो यार, तुम क्या पढ़े थे कल? डाउ टू, अब तुम पढ़े थे xi, तो xi मत सोचना, यहाँ पर वहां पर xi क्या है, मीन पोजीशन से दूरी, यहाँ पर मीन पोजीशन से दूरी y को माना गया है। बोलो जी, चलो ठीक है, मैं इसे लिख देते हैं। ऐसा ही ना पढ़े थे, तो ये समझ आ रहा है कि वहां पर xi बोला गया था, यहाँ पर y बोला जा रहा है। बोलो जी, इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दिए हुए, ये वाला किसके लिए बताए थे? ट्रांसवर्स के लिए कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए? कुछ लोग सोच रहा है, दोनों के लिए बताना था। कंफर्म इसमें टाइम तुम पढ़िए कि ये वाला काहे यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? एक्साइज यूज इसलिए किया था कि ये नहीं हो जाए तुमको कंफ्यूजन कि बाई से लिए, इसका मतलब ट्रांसवर्स के बारे में सिखाना चाह रहे हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से क्या पता चल गया कि v का वैल्यू कितना है? अरे v स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1/16, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया? 1/4। तो एग्जाम में उतना नहीं करना रहेगा। अगर जो ऐसा दे दिया तो सबसे पहले तो मेरे को बच्चा डर जाएगा, वो इक्वेशन देख करके डर जाएगा। तो डरना नहीं, वेव का इक्वेशन दिया तो आप पढ़े थे ना कि डबल डिफरेंशिएशन जो किया था, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, तो उस डायरेक्शन में होता है v स्क्वायर इनटू ऐसे कर करके, तो उसी से कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये कोई भारी सवाल था क्या? नहीं, बस खाली आंख से गुजार देना था कि आपको इक्वेशन देख करके डर खत्म हो जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? तो मेन रूप से आपके सिलेबस में जी साइन का फंक्शन और कॉस का ही फंक्शन पढ़ना है वेव का। बोलो यार, लेकिन कुछ और अलग अलग टाइप का भी फंक्शन हो सकता है। तो ये जो अभी लिख रहे हैं, इसके बाद कभी तुमको नहीं दिखेंगे इसका चर्चा करते हुए। लेकिन ये दिखा इसलिए रहे हैं कि हो सकता है कि वो ऐसे देख करके क्वेश्चन पूछ दे, और आंख से गुजरा हुआ नहीं रहेगा तो बच्चा अलबला आ जाएगा पूरी तरह से। आंख से गुजारा इसलिए जा रहा है कि ये लगेगा कि हाँ इस टाइप का होता है, इसमें ऐसे इतना कर लिया था, बात खत्म। तो जनरल इक्वेशन जो होता है ना वेव का, वो प्लस माइनस कांस्टेंट कुछ रहेगा, और फंक्शन में समझ लो ना कि डिपेंड करेगा किस पर, तो x और t पर। x जरूरी नहीं है, हो सकता है y हो जाए, हो सकता है z हो जाए। इसमें हम तुमको बताना क्या चाह रहे हैं, पूरा बात बताएंगे, उलझ जाओगे। बताना ये चाह रहे हैं कि x और t रहेगा जिसमें दोनों पर पावर 1 रहना मस्ट है, या ये बोलो कि दोनों पर पावर बराबर अगर तुम कर सको। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पावर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वो वेव का इक्वेशन हो जाता है। हम पूरा बात नहीं बता रहे, उतना बात बता रहे हैं जितना से आपका काम चल जाए। और यहाँ पर भूखे में तक क्लियर होगा नहीं, एग्जाम्पल से गुजार देंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसमें यही सब कंडीशन बताया जाता है कि माने किसी भी टाइम पर इसका वैल्यू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ये सब। लेकिन वो सब हम जान करके छोड़ दिए, क्योंकि अगर आपने पूछेगा तो हर हालत में वो कंडीशन मैच करा करके ही पूछेगा। यहाँ पर क्या क्या बोले होंगे आपको कुछ पता नहीं चला होगा। खैर लाइट सुनते जाओ। जैसे कि ये दिया हुआ है, आपको पहले ये पूछ सकता है कि ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं।
तो इसमें e पर पावर है किस पर है वो सब मत सोचना, तुम ये देखना कि x पर पावर 1 t पर पावर 1 है कि नहीं। अरे बोलो यार, है तो इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन है। समझना जी, एसटीएम वाला में साइन कॉस का ही फंक्शन होना चाहिए, ई पर पावर कवर का रहता था नहीं, लेकिन वेव में ऐसा रह सकता है। गुजारेंगे ना तो अपनी क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेव का इक्वेशन है। अरे बोलो यार, अब इसमें मैक्सिमम आपसे क्या पूछ सकता है कि वेव का वेलोसिटी कितना है। तो जैसे पहले करते थे ओमेगा बाई के, तो ओमेगा कौन होता था, टी के बगल वाला और एक्स के बगल वाला, आप समझ रहे हैं। तो वेव का वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा बाई के, यही वाला हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए ये वाला दिया है, बताइए तो x पर पावर 1 t पर पावर 1 है कि नहीं है, बोलो यार। तो वेव का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा 4 और के, ये 4 हो गया। देख लो कितना आसानी से, बस खाली गुजरा हुआ रहना चाहिए। ये वाला देखो तो एक कह रहे ना कि एक जगह पर तुमको ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स टाइप का दिखना चाहिए। उसके बाद ओवरऑल पावर पावर है उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये दिख रहा है ना कि जितना एक्स पर पावर है उतना ही टी पर पावर है, माने 1 टाइप का आपको फीलिंग दे रहा है ना जी। अब तो सर इसको खोलेंगे तो डबल में आ जाएगा, तो वही बोल रहे कि पूरा बात नहीं समझाना चाह रहे हैं आपको, बस ये ध्यान रखना है ना कि t और x एक जगह पर जमा हो जाए दोनों पर पावर। अगर 1 दिखाने में आप कामयाब हो गए तो काम हो गए, बोलो यार। ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर तो दिख गया, अगर यहाँ पर t लिख देगा इसका मतलब ये वेव का इक्वेशन नहीं हो पाएगा, बोलो जी। एक जगह पर दिखना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, बस हम खाली आंख से गुजार देना चाह रहे हैं क्योंकि अभी नीट में नहीं पूछा, बाकी सब एग्जाम में पूछ ले। क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ओमेगा हुआ ना जी, ये वाला हो गया तो पता चल रहा होगा। चलो इसको देखो, दिख रहा है तुमको ये वाला एक जगह पे नहीं दिख रहा है, कितना हो जाएगा 1/4, देखो जगह खाली रह रहा है। चलो इसको देखो, अब यहाँ पर समझना, इसलिए आंख से गुजार रहे हैं कि होना चाहिए पावर में कितना 1, यहाँ पर दे रहा है 2 तो समझना थोड़ा सा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर जो तुमको x पर जितना पावर है t पर जितना पावर है वो बराबर हो जाएगा तो ये सोचना कि कहीं उसको पावर 1 में खींचा जा सकता है कि नहीं। एक चीज समझना, यहाँ पर x² रहता और यहाँ पर t पर पावर 1 होता या 3 होता तो तुरंत समझ जाता कि मैटर खत्म हो चुका है। पावर अगर जो सेम दिखेगा x पर और t पर तो थोड़ा सा एक बार सोचना था कि कहीं सिमट करके एक जगह पर वो आ सकता है कि नहीं पावर 1 में। अगर आ जाएगा तो वो वेव हो जाएगा। आप बता दे रहे तुमको इसी सब टाइप का वहां पर कुछ दिया हुआ रहेगा, इसलिए आंख से गुजार दे रहे। फिर इसके बाद कोई चर्चा नहीं किया जाएगा इसका, क्योंकि इस ढंग का वेव हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। अरे बोलो यार, तो क्या होगा बताओ तुम। इसको कोई ऐसे सोच सकता है कि पावर 1 करना है, जिसको पहले सोचेगा 3 का स्क्वायर। अब ये नहीं तुम सोचना कि सर हमारा दिमाग कैसे लगेगा, आप तो जानते हैं हमारे दिमाग के बारे में तो जानते हैं इसीलिए गुजार रहे हैं। तो इसको पावर 1 करना है तो पहले ऐसे कर करके सोचते हैं। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, देखो तो। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 9 रहता, हो सकता है कि यहाँ पर 2x² रहता तो √2 × x का स्क्वायर करके लिखने का प्रयास करते। अब प्रयास करोगे तो हो ही जाता है, आप लोग ऐसा ही देना। तो e पर पावर इसको क्या लिखा जाएगा बताओ तो a² + b² प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा बताओ तो 3x + 5t का होल स्क्वायर। देखो तो पावर में 1 लाने में कामयाब हो गए ना, दोनों पर बराबर हो ना गया, तो फिर क्या है कि ये वेव हो गया। ठीक है, तो इसमें वेव का वेलोसिटी कितना होगा तो 5/3 होगा।
लग रहा है कि सवाल आसान है, बोलो यार। तो बस केवल आंख से गुजार रहे हैं कि देखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, बड़ा आसान है। ये सब का पूछ देगा ना तो बहुत सारा बच्चा देख के छोड़ देगा, अगर उसको पहले से देखा हुआ नहीं रहेगा तो। कि साला हम तो पढ़े हैं साइन कोस का, यहाँ पर ई पर पावर आने लगा, लॉग आने लगा, समझ में आ रहा, तो यही हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन को भी क्यों दिखा रहे हैं कि अगर कभी दे देगा ना तो देखे हुए रहेगा बच्चा तो बन जाएगा, नहीं देखे हुए रहेगा तो फिर बहुत मतलूकन हो जाएगा। तो इसको कैसे सोचना है समझना। आपको वो वेव का इक्वेशन देगा, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि वेव का इक्वेशन है कि नहीं, वेव का इक्वेशन है, बस वो बोल क्या रहा है ना कि t इक्वल टू 0 पर देखा गया तो वेव का इक्वेशन ऐसा दिखा, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर देखा गया तो वेव का इक्वेशन ऐसा दिखा। समझ आ रहा है। और उसके बाद सवाल पूछ देगा कि बताइए कि वेव का वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको देखने का तरीका क्या होता है, हम तुमको तरीका सिखा रहे हैं। तो क्या अगर इसको पूरा सिखाना रहेगा ना तो पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर एसएम के इक्वेशन से वेव के इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो उतना करना नहीं है, हम लोग लेवल 1 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है नहीं, लेकिन पूछेगा। देखो इसमें करना क्या, पहला चीज, कुछ बच्चा तो ये कहेगा कि सर ये वेव का इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें x है और t नहीं है। तो देखो यहाँ दे रहे t इक्वल टू 0 पर इतना, इसका मतलब t का डाटा पुट करके क्यों बता रहा? बोलो यार, इसमें पूछ नहीं रहा है कि वेव का इक्वेशन है कि नहीं। अच्छा ऐसे देखा डायरेक्ट xi का वैल्यू 2/x² + 4 वेव का इक्वेशन है कि नहीं, अगर इतना देख के बस पूछेगा तो तब नहीं होगा। बोलो यार, लेकिन वो दिया हुआ t इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब t का डाटा पुट कर करके वो इक्वेशन दे रहा है। जैसे कि ऐसे समझो, ये वेव का इक्वेशन है ना जी, अब बोलेगा t इक्वल टू 0 पर इक्वेशन कितना है तो 20 sin 4x, तो टाइम पुट कर करके दिया, उसमें टाइम कहां से तुमको दिखेगा? बोलो यार, बहुत आसान है, खाली तुम देखते जाओ इसको, याद करना कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है। समझ में आया? तो x का वैल्यू दिया है 2/x² + 4 t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर ऐसा दिया है। तो जब बीज ढंग का देगा ना तो तुम देखोगे तो x वाला टर्म तुमको चेंज दिखेगा, और बाकी सब वैसे ही स्थिर दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 4 2 4 सब दिख रहा है स्थिर, खाली x जहां पर x था यहां पर कितना हो गया, x - 3 हो गया। अरे बोलो यार, तो इसमें अंदर में कहानी चलता, आपको सीधे रख लेना है कि पहले x वाला टर्म रहेगा और बाद में x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग रहेगा। तो सवाल को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही करेगा कि यहां x है और यहां पर क्या है, x - 3 है। मैं कैसे बोल तो सकते ना, क्योंकि जैसे समझाना स्टार्ट करेंगे ना कि क्या अंदर में कहानी चल रहा है, तुम तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि पूरा वो समझाना रहता है कि एसएम के इक्वेशन से वेव का इक्वेशन कैसे लाया था, वहां से कहानी सेट होता है। आप रट ले रहिएगा खाली तो फिर एकदम बच्चा टाइप का लगेगा। आप सोचिएगा कि x में चेंज कितना का हुआ, कितना का चेंज हुआ, 3 का। यहाँ x है, यहाँ x - 3 है, तो चेंज कितना का हुआ, 3 का। तो इसका मतलब x में चेंज 3 का हुआ, कितना देर में, 2 सेकंड में। इसका मतलब वेव का वेलोसिटी कितना है, बोलो यार, 3/2। समझ में आया? चेंज जो हुआ x एक्चुअली बता रहा है कि x 0 से लेकर करके x इक्वल टू 3 पर चला गया, उस ढंग से कहानी बताया जाता है जी। लेवल 1 में क्या है ना कि बहुत डर के इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि कभी भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाइए। आपको बहुत आसान सवाल देगा, लेकिन चूंकि वीडियो बन रहा है तो हमारा बता देना जिम्मेदारी है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो खाली आपको देखा हुआ रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा, हमारा ये समझ में आया कि x में जो चेंज होगा वो इतना बटा टाइम इंटरवल कर दो, क्योंकि एक्चुअली में x में जो चेंज हो रहा है ना वो वेव का पोजीशन बता रहा है। तो पहले ऐसे समझ लो इसको कि x - 0 लिखल है, ये वाला कितना लिखा हुआ है, x - 3। तो इसका मतलब हुआ कि वेव 0 से 3 तक पहुंच चुका है, कितना देर में, 2 सेकंड में। तो जितना डिस्टेंस वेव चला बताइए, कंसेप्ट नहीं समझो, तुमको देखा हुआ रहेगा तो बन ना जाएगा इस टाइप का। अब इसमें तुम ही बताओ क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर था, कोई जरूरी नहीं t इक्वल टू 0 पर था, हो सकता है t इक्वल टू 2 पर कुछ देता। देखिए यहाँ पर ऐसा भी दे सकता था जी, इसको चेंज कर दे। चलो इसको चेंज करते हैं, ठीक है।
यहां पर दे दिया है t इक्वल टू 1 सेकेंड दे देगा। तो कैसे सोचोगे, यहां पर x स्क्वायर का टर्म है और यहां पर क्या है x प्लस 6 का स्क्वायर। ये समझ में आया, x के जगह पर x प्लस 6 हो गया। बोलो यार, तो चेंज कितना का हुआ, 6 का हुआ। समझ रहा, ऐसा भी दे सकता था यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर और वहां पर था x प्लस 6 का स्क्वायर। बोलो यार, तो यहाँ पर हो जाता है x माइनस 2 और यहाँ पर होता है x प्लस 6, तो गैप हो जाता था 8 का गैप आता, तो बस वही बताएगा कि वेव कितना दूर चला है। अब बाकी टाइम इंटरवल तो आपको पता चल जाएगा। तो बताओ कि यहाँ से वेव का वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर इसको समझो x माइनस 0 टाइप का और यहाँ पर है x प्लस 6 टाइप का, तो कितना हुआ 6 बाई टाइम इंटरवल 3, तो ये हो गया 2। हुआ कि नहीं। अब जो भी यूनिट में होगा, मीटर पर सेकंड डिस्टेंस जो भी होगा, कोई दिक्कत लग रहा है। फिर इसमें और कहानी सुनाया जाता है जी कि ये बता दिया जा सकता है कि वेव किधर चल रहा है। तुम लोग रट जा सकते हो कि x था और उसके बाद x माइनस 3 हो गया, तो ये रट सकते हो तुम कि अगर माइनस वाला टर्म हो जाता है ना, तो वेव है जो कि प्लस के तरफ भागता है और x का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिव की तरफ भागेगा। ये कहानी चलता है डेरिवेशन में, ठीक है। उस कारण से क्या बताएं, और तुमको वेलोसिटी ऑफ वेव मालूम चल जाएगा ना। देखो इसमें तुमको कैसे पढ़ना है, 8 क्लास के बच्चों को बैठा दिया यहाँ पर, समझना, बैठा दिया और बोला कि अगर इस ढंग के रहेगा ना तो तुम ऐसे सोच करके ये कर ले, काहे क्यों कोई मतलब। बात समझ में आया। जैसा कि इक्वेशन ऐसा भी दे सकता था कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यह देखा गया कि इक्वेशन जो है, समझना, तुम्हारे सिलेबस में जो पढ़ना उस ढंग का भी फंक्शन दे सकता था। ऐसा देगा 5 sin x माइनस 2 है, ठीक है। और बोला है कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखा गया कि इक्वेशन 5 sin x प्लस 12 हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा। तो जैसे वो बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ वेव बताओ, ऐसा करके दिया है, तुमको याद आ जाएगा कि टी पुट करके ही वो देवे करता है। तो इसमें बताओ क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एग्जाम में भी वैसे बनाना, बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर में कांसेप्ट इतना आसान नहीं है, वो सिखाया जाता है कि क्या क्या चलता है। बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा। तो x के जगह पर यहाँ पर इतना है और यहाँ पर कितना है, x माइनस 2 है, तो गैप लोगे तो 14 का गैप आएगा, तो 14 बाई 5 हो जाएगा, यही होगा। तो इसमें तुमको सोचना कहाँ है कि कैसे आ रहा है, तुमको तो रट जाना कैसे था कैसे कर लेते, बात खत्म है। अरे बोलो यार। अच्छा ये समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसे देता कि sin 2x माइनस 4 है, अब बाद में देता sin 2x प्लस 6 माइनस 4 है, तो ये समझ आ रहा है कि x वाले टर्म को तुम देखोगे तो यहाँ पर x है और डिक्टो यहाँ पर क्या है x प्लस 6 है, उसको फिर 2 का कोई मतलब नहीं हुआ। इसमें में आया ना जी। तो तुमको ऐसे ही करके देख लेना है कि हर चीज एक के टाइप का दिखे, खाली x वाले टर्म में जो चेंज होगा ना तो वो चेंज बटा टाइम इंटरवल कर लोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा। बस इतने से तुमको मतलब रखना है। इसके बाद कभी इसका चर्चा नहीं होगा, कभी चर्चा करेंगे गट्टा पकड़ लेना, पहले तो बोले कि नहीं होगा चर्चा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो सोचना कम है, आपको याद रखना है कि इस टाइप का रहता है तो डील कर लेते। तो ये वाला जो चीज है ना, नीट का बच्चा बहुत कम जानता है। आएगा क्वेश्चन तो खुद इंजीनियरिंग में पूछे हुए हैं, आएगा क्वेश्चन तो कुछ करना नहीं रहेगा, तुमको देखा हुआ रहेगा, तुम 5 सेकंड में बना करके निकल जाओगे। बात समझ में आया। नॉर्मल फॉर्मेट में आपको साइन का फंक्शन कॉस का ही फंक्शन देखने को मिलेगा। बोलो यार। अब पार्टिकल के बारे में भी कम चर्चा करता है जी,
100 क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन वेब का ही चर्चा करता है। समझ में आ रहा है? 2-4 क्वेश्चन होगा इसमें पार्टिकल का चर्चा करेगा। तो आपको बताइए दिए कि पार्टिकल वाला में वेब के बारे में कम सोचना है, एसएम के बारे में ज्यादा सोचना है। बोलो यार। और वेब टॉपिक है हार्ड, ये हम मानते हैं, लेकिन आपको बहुत आसान लगेगा। माने हर सवाल 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड में बन जाएगा। समझ आ रहा है? फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टाइप याद रहना चाहिए तो हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझ में आया ना कि शुरू में खाली डरावना लग रहा था, कुछ था नहीं। बोलो यार। ठीक है, उतार लो इसको। अब यहां पे देखिएगा, इसमें कुछ गलती करवाया जा सकता है आपसे, जो हम पहले ही दिखा देना चाह रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है वेव का, आपको पूछेगा कि वेव का वेवलेंथ बताइए। तो वेव का वेवलेंथ कैसे निकलता है? के से ना निकलता है जी। के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू 2 पाई बाई के होगा। तो बच्चा क्या होता है ना कि एक झटके में के का वैल्यू इसमें कितना ले लेगा? 1 ले लेगा, जो गलती हो जाएगा, क्योंकि x के आगे उसको दिखाई देगा 1। तो ये समझिएगा कि अगर जो इसके आगे कुछ लिखे हुए हैं तो पहले इसको सोल्व करके एक जगह कर लीजिएगा। समझ में आया? क्योंकि इसको देखिएगा तो आपको तो हैबिट में रहेगा कि x के आगे जो रहता है वो क्या होता है? के होता है। बोलो यार। तो तुम यहाँ पर क्या कर दोगे? x के आगे 1 है तो के जगह पर 1 ले लोगे, तो गलती हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले आप क्या करिएगा कि उसको अपने फॉर्मेट में ला लीजिएगा 20, और क्या लिखिएगा बताओ तो? साइन, और उसको 2 पाई बाई 3 x माइनस 4 पाई बाई 3t। अब ऐसा दिख गया। अब इसके हिसाब से आप डील करिए। तो वहां पर क्या है कि आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन है पूछता है, तो गलती ये करवाना चाहेगा कि कैसे बच्चा से गलती करवाने, तो कंसेप्चुअल तो रहता नहीं आप में। तो वेवलेंथ करा निकालने के लिए इसका मतलब यही ना के है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। अरे बोलो यार। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया? लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। ओके। और आपको पूछ रहा है कि वेव का वेलोसिटी बताइए। तो v का वैल्यू ओमेगा बाई के, तो ओमेगा कितना हो गया? 4 पाई बाई 3, और k का वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। तो यहां से ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया? 2 हो गया। ये दोनों हम एक साथ क्यों दिए? यहां पर तुम देखो कि कोई गलती से भी बनाना चाहेगा ना तो वेलोसिटी ऑफ वेव सही आ जाएगा। मान लो ये छूट भी जाएगा तो ओमेगा 2 हो जाएगा, के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो करेगा तो आ जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि गलती से रह जाता है, तो बच्चा सोचता है कि नहीं वही वाला कांसेप्ट सही है। इसने बताया कि लैम्डा अगर पूछेगा तो गलती करवा लेना जी। टाइम पीरियड भी पूछेगा तो गलती करवा लेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में आप ओमेगा 2 नहीं मान लीजिएगा। बस यही बताना चाह रहे हैं कि अगर इस टाइप से देगा तो इसको समेट के पहले इस ढंग से कर लीजिएगा, उसके बाद डील करिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। चलो अब इसमें भी कुछ समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा। इक्वेशन दिया हुआ है, आपको कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कौन है? ये बड़ा है। कौन है? xi है। बोलो यार। तो xi के इक्वेशन दे ले, और उसमें टाइम वगैरह का भी चर्चा कर दिया है, x का भी चर्चा कर दिया, तो डायरेक्ट पुट करके बना देंगे। वेलोसिटी पूछा पहले डिफरेंशिएट करके इक्वेशन लाते तब पुट करते। तो यहां समझिएगा क्या होगा। xi का वैल्यू कितना होगा? t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर, और जिन भी बोला जाता है x इक्वल टू 0 ही माना जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -5 cos, पुट करिए t इक्वल टू 0 पुट करिए, x इक्वल टू 0 पुट करिए, कितना आया? 1.57 आया ना जी। अब इसी के लिए ये दिया गया 1.57 का वैल्यू हम जानते हैं? नहीं जानते हैं नॉर्मल वे में। तो यहां समझिएगा हैबिट होता है देखने का कि जो यहां रहेगा वो डिग्री में रहेगा, लेकिन बहुत बार क्या करेगा? डिग्री में नहीं देगा, केवल नंबर देगा। तो आपको समझ जाना है कि ये रेडियन में, तो ये क्या लिखा हुआ? 1.57 रेडियन। बोलो यार। तो इसको आप कैसे डील करिएगा? तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, यहां ध्यान देना, ऐसा। कभी भी वो नंबर दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो किसमें है? रेडियन में। तो उसको पाई से रिलेट कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या है कि
एंगल के टर्म में पता हो चल जाएगा। जैसे कि आप 1.57 है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3.14 बराबर ना होता जी पाई के, तो उतना बटा 2 का ना वैल्यू है ये, वो देखेगा रहेगा, दिमाग क्लिक कर जाएगा। बोलो यार इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तो जान ही रहे थे पहले से, ये दो को 0 था तो लग ही हमको रहा था अंदर से, पता नहीं कहा है कि ये भी 0 ही होगा। तो समझ आया यहाँ पर क्या बताएं कि एंगल माने आर्गुमेंट में वो डिग्री में नहीं देगा, केवल वैल्यू देगा। समझ जाएगा कि रेडियन में है तो पाई से रिलेट करके बनाते हैं। आगे फेज डिफरेंस पढ़िएगा ना तो इसका जरूरत पड़ेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये ध्यान दीजिएगा इसको, और वहां पर गलती होता है वो, ठीक है। एक चीज यूनिट कन्वर्जन, हम थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन नहीं, यूनिट के बारे में बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वहां भी आपसे गड़बड़ करवा ले। यहां देखना जी, अगर जो देगा वो xi इक्वल टू 20 साइन कुछ भी 3t प्लस 2x माइनस पाई बाई 4, कुछ इस टाइप से देगा, और यहां पर लिखे हुए रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। देगा कि t जो है वो t इज इन मिनट, समझना, यहां भी गलती करवा जाएगा बार तुमसे, एंड x इज इन मिलीमीटर, ऐसा देता नहीं है जनरली x मीटर या सेंटीमीटर में देगा। हम अभी बताना क्या चाह रहे हैं समझिए। ये क्वेश्चन दे देगा आपको और कह देगा कि फाइंड कुछ भी वेलोसिटी ऑफ वेव, also find time period, समझना, क्योंकि एक ना एक बार तुमको लपेटेगा तो जरूर वो इस ढंग से, आज लपेटेगा लपेटेगा, तो लपटाना नहीं है, समझिएगा। अभी तक हम लोग यूनिट का चर्चा नहीं ना करते थे, केवल न्यूमेरिकल बाइट चलते थे। तो यहां बात समझना, साइन कॉस के अंदर में कोई भी टर्म होगा, दिस प्लस माइनस दिस, जो भी प्लस माइनस से अलग रहेगा वो एक टर्म होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये डायमेंशन लेस होगा। यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया गया है ना जी कि साइन या कॉस के अंदर में जो भी रहता है वो ओवरऑल डायमेंशन लेस होता है। तो ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब जो प्लस माइनस में टर्म रहेगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। बोलो यार, इतना कांसेप्ट लगा के नहीं डील करना है, तुमको बता दूं, तुमको ध्यान रखना है किस ढंग से करते हैं। तो वो भूला भी जाओ, तुम ऐसे ध्यान रखना कि टी दिया हुआ है किसमें, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, टी दिया हुआ है मिनट में। इसका मतलब समझ में आया कि यहां पर जो 3 है ना वो 3 पर मिनट लिखा हुआ होगा, तभी तो मिनट से मिनट कट करके ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। नहीं बात समझ में आया? नहीं पता चले तो तुम यही याद रखना कि जो इसका होगा ना यूनिट, इसमें उतना और उसके नीचे में होगा वही वाला पार्ट। तो ये मिनट में दिया तो 3 अगर सेकंड में रह जाएगा नॉर्मल वे में, तो फिर क्या है, वो कट नहीं ना पाएगा जी। तो ये मिनट में दिया, इसका मतलब ये वाला न्यूमेरिकली लिखल है 3। बोलो यार, लेकिन उसका अगर यूनिट वाइज करोगे तो वैल्यू कितना होगा, 3 पर मिनट, ताकि कट करके वो डायमेंशन लेस रह जाए। हमारा एक्स किसमें दिया हुआ, मिलीमीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये 2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 2 वो एक्चुअली में 2 पर मिलीमीटर है। बात समझ में आ रहा है तुमको? तो अगर तो इससे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ वेव, तो समझना
भी का वैल्यू लिखोगे कितना, ओमेगा बाई के, बोलो यार। तो ओमेगा किसको बोलते थे तू, टी के बगल वाला। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि अगर यूनिट का चर्चा करेगा तो 3 पर मिनट है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। और के होता था कौन, एक्स के बगल वाला, तो ये वाला क्या लिखोगे 2 पर मिलीमीटर। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो यार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3/2 तो हो गया। अब मिलीमीटर ऊपर में जाएगा तो ऐसा यूनिट में करूंगा तो ऐसा ना होगा जी, और मिनट नीचे आएगा तो ये ऐसा होगा। तो ये वैल्यू हो गया ऐसा यूनिट में, बोले तो मीटर पर सेकंड। तो वहां डाटा में फंसा लेगा तुमको, सीधे देगा 3/2। जनरली वो यूनिट का चर्चा नहीं करता, तब तो जो है उसी के हिसाब से डील करोगे। लेकिन अगर जो यूनिट देगा तुमको फंसा लेगा, तुमको बता रहे हैं मेडिकल का 98% बच्चा इस क्वेश्चन में फंसेगा, जो कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर पूछ देगा आपसे कि टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, तो बच्चा क्या करेगा 2π/ओमेगा। अब ओमेगा वैल्यू डायरेक्ट लिख देगा 3, समझ में आया कि गलती हो जाएगा। तो कि यूनिट का जब चर्चा करेगा तो दिया हुआ ही इसलिए है कि तुमसे गलती करवा दे, तो इसको ऊपर फेंकोगे तो ये कितना होगा 2π/3। अब मिनट वाला किसमें जाएगा 60। अब ना होगा सेकंड जी, या मिनट में रखना है तो मिनट को ही रख दोगे तुम। तो ये समझ में आ रहा होगा कि कितना हो गया 40π सेकंड हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है, मिनट में रख रहा था, मिनट को ऊपर में रख लेते तो 2π/3 मिनट, लेकिन बोलोगे ये समझ में आ रहा है। और ये वाला जो लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब ये दिया है, एक्स आई का डाटा दिया है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको अभी न्यूमेरिकल से सिखाया गया है। जनरली न्यूमेरिकल टाइप से ही वो खेल खेलता है, या क्या करता है ये समझिएगा। लगभग बार में टी सेकंड में देगा, एक्स देगा किस में, मीटर में। सुना रहा है, तो बच्चा नहीं भी सोचता है तो लह जाता है उसका, समझ रहा है। लेकिन कभी लहलहा देना चाहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया क्या बोले, कि अगर वो यूनिट का चर्चा करेगा तो आपको दिखना चाहिए कि इसका जो यूनिट होगा, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ना उसके नीचे में इसी वाला यूनिट होगा, तभी ना कटेगा वो। तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं भी याद रहेगा तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जो इसका रहेगा वही वाला इतना बाई वो वाला होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन देगा, आप पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, उसमें फिक्स है कि एक ऑप्शन 2π/3 सेकेंड भी वो रखेगा, और तुम उसी को मार दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया। तो यूनिट को ध्यान, हम क्या बोल रहे सेकंड में तुमको आंसर लाना था ना। अगर मिनट में कहता तो मिनट को ऊपर करके वैसे छोड़ देते, लेकिन बच्चा के साथ क्या होता है कि वो लिखेगा 2π/3 और उसके बाद वो सेकंड मार देगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं समझ में आया, तो किसी दिन वो फंसा लेगा। तो यही 3 चीज में आपको फंसा सकता है वो, बोलो यार। मैंने गलती से हो जाएगा, गलती से मिस्टेक क्या, पहले बच्चा सिखाता था गंदी बात मत करो, फिर कहने आ दिया मुझको करनी है गंदी बात। घर में बैठे या कोई अगल बगल में बात बजा देता है, नहीं बगल में पापा बैठे रहे, पानी मांगने लगे, कहाँ है पानी, पापा भी पानी मांगने लगे। अब थोड़ा सा समझिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपेगेट करता है, ये समझना आपको नहीं है, खाली हम बता रहे हैं, सीधे रट जाना है आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। समझ आ रहा कैसे बनता है हम बता रहे हैं, लेकिन खाली दिमाग में ये रख लीजिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू है जो कि आगे बढ़ता है, और ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ के थ्रू आगे बढ़ता है। समझ में इतना हो गया। आपको वो पूछेगा नहीं एक्सप्लेन विथ फिगर, ऐसा करके नहीं बोलेगा। तो ये समझना होता क्या है, ये समझना कि शुरू में मान लो हम तुमको साउंड वेव जब कैसे ट्रेवल करता है ना उसके हेल्प से समझा रहे, बाकी हो कुछ भी सकता है। रेड को भी तुम मान सकते हो, चलो रेड मान लो।
तो मान लो कि यूनिफॉर्म रड में शुरू में ऐसे मॉलिक्यूल रहेगा, नहीं शुरू में एकदम बराबर डिस्टेंस पर रहेगा अरेंजमेंट, जब उसका वेव नहीं, ठीक है। अब मान लो कि इधर से कोई हिट किया, तो जब तुम हिट करोगे तो समझ में आया कि यहाँ पर भी डिस्टेंस कुछ था, और हिट करोगे तो वो लेयर आगे बढ़ेगा, तब कंपैक्टनेस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे ऐसे समझो ना कि ऐसा था, ऐसा शुरू में ऐसे अरेंज था मॉलिक्यूल सब बराबर डिस्टेंस में, अब इधर से तुम हिट किए तो ये आगे बढ़ेगा, अरे बोलो यार, अब फिर इसके कारण उस पर फोर्स लगेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा, बोलो। तो ये समझ में आया कि ऐसे टाइप का होगा, तो ये कंप्रेशन टाइप का लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो यार। अब क्या होगा कि ये चूंकि अपने पोजीशन से इधर गया था, समझ रहा, तो ये इधर भी ना आएगा जी, अरे अपने मेन पोजीशन से इधर गया फोर्स के कारण, तो कुछ देर में ये इधर आएगा कि नहीं? बोलो यार। तो ये इधर आएगा, ये आगे बढ़ा तो फिर रेयरफैक्शन भी होगा बाद में, तो पूरा हम इसको समझा सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जहां पर हिट करिएगा शुरू में वहां पर कंप्रेशन होगा, अरे बोलो यार, अब फिर क्या है कि वो कंप्रेशन आगे बढ़ेगा, तो कि वो धक्का दिया आगे वाले को, तो आगे वाला भी धक्का दिया ना जी, लेकिन ये आगे बढ़ चुका है तो वही रह जाएगा वो वाला, नहीं वो तो पीछे भी आएगा। तो वही कहानी होता है कि एक बार कंप्रेशन हुआ, फिर वो कंप्रेशन आगे बढ़ेगा ना, तो उतना देर में यहाँ पर क्या होगा कि जब अपने पोजीशन से इस साइड में आएगा तो फिर यहाँ रेयरफैक्शन भी होगा। तो ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, अभी यहाँ पर क्या है कंप्रेशन, यहाँ पे रेयरफैक्शन, यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर रेयरफैक्शन, फिर कुछ देर के बाद ये वाला हो जाएगा क्या रेयरफैक्शन, ये हो जाएगा कंप्रेशन, ये हो जाएगा रेयरफैक्शन, ये होगा कंप्रेशन। क्योंकि दो प्लेन को तुम लोगे तो ये अगर ऐसे होकर के कंप्रेस हुआ है तो कुछ देर में ये ऐसे भी तो होगा, रेयरफैक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो पूरा फीलिंग नहीं लेना है, खाली बता रहे हैं कि कोई भी वेव जो लॉन्गिट्यूडनली मूव करेगा, मैंने कहने का सेंस क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनली मूव नहीं करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कोई भी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें मीडियम में कंप्रेशन रेयरफैक्शन बना हुआ रहता है जब तक वेव रहेगा तब तक। अरे बोलो यार, समझ आया? और जहां पर कंप्रेशन बना हुआ है उसी जगह पर कुछ देर के बाद रेयरफैक्शन बनेगा, फिर कुछ देर के बाद कंप्रेशन बनेगा, स्थिर नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो थ्योरेटिकली पूछ सकता है, बोलो जी। अब ट्रांसवर्स वेव वाला में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और दिक्कत लगेगा, लेकिन हम बहुत फीलिंग देना भी नहीं चाह रहे हैं, बस खाली सुन लो। ये समझ आ रहा है कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ हिट किए तो एनर्जी तो उधर ना फ्लो कर रहा है जी। ये समझ में आ रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ वेव तो इधर है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना जी। अब पार्टिकल अपने जगह पर ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। इसमें क्या होता है कि ये रड है और इसको क्या किए कि तुम इस जगह वाले को ऊपर किए, तो तुम एक बार ऊपर ऐसा कर दिए मान लो, तो ऊपर करोगे तो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को भी ऊपर खींचेगा, ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को भी ऊपर खींचेगा, तो ये जो ऊपर जा रहा है वो बगल वाला खींचा ऊपर, तो वो भी ऊपर आने लगेगा, और बगल वाला इसको खींचता है ना नीचे। तो ये समझ में आया कि कुछ देर में ये वाला जिसको आप ऊपर किए थे वो नीचे आने लगेगा कुछ देर में, और उसके बगल वाला ऊपर जा रहा है। बोलो यार, फिर क्या होगा कि वो अपने बगल वाला को ऊपर खींचेगा और वो अपने नीचे आने लगेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या कहानी होगा कि एक मॉलिक्यूल ऊपर है तो कुछ देर के बाद ये नीचे होना स्टार्ट होगा, उसके बगल वाला ऊपर होगा, और फिर क्या होगा वो नीचे होना स्टार्ट होगा, उसके बगल वाला ऊपर होगा। तो अब जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा, समझना हम डांस नहीं कर रहे, हमको आता भी नहीं है, ऐसा समझना, चलो ऐसा था, ऐसा ये मॉलिक्यूल ऊपर में समझ आ रहा है। अब क्या होगा कि ऐसा टाइप का होगा, बोलो यार, ये नीचे है, फिर क्या होगा कि वो भी नीचे होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको लगेगा ना कि ये जो ऊपर वाला है वो मूव कर रहा है, एक्चुअली वो मूव नहीं कर रहा है, नहीं समझ में आया? जैसे ऐसे है ना, आपको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, कुछ देर में यहाँ पर ऐसे दिखेगा हाईएस्ट, तो आपको लगेगा कि यही वाला चीज आगे बढ़ाए ना, एक्चुअली में यही से था ना जी। तो अब क्या ऐसा था, बोलो यार, अब क्या हुआ कि ये ऐसे हुआ, यहाँ वाला पार्टिकल
ऊपर गया, अब फिर क्या होगा कि ये डाउन होगा, अब यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो रसियन आपको एक के ना दिखता है जी, इसलिए आपको लगेगा कि वो ऊपर वाला है वो मूव कर रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है। बोलो यार, ये कब पकड़ा सकता है? तो पकड़ाएगा कैसे कि धागा है, उसको क्या करो कि कुछ पार्ट को लाल से रंग दो, कुछ पार्ट को ग्रीन से रंग दो, कुछ पार्ट को ब्लू से रंग दो, और उसके बाद देखोगे तो देखोगे कि पहले लाल वाला उठा हुआ है। बोलो यार, और उसके बाद कुछ देर के बाद ये नीचे आ गया, यहाँ वाला जो उठा हुआ है तो वो ग्रीन वाला उठा हुआ है। नहीं समझ में आया? अगर जो वही वाला पार्ट के लिए यहाँ पर चला आता तो लड़के है जो ऊपर में दिखाई देता। बोलो यार, अब ऐसा पहले भी आपको बता चुके हैं कि पार्ट के लिए जो है दूसरे यहाँ पर मूव नहीं करता। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में लाना भी बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे पहले तुमको रट जाना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में मतलब कम चीज दिमाग में रखो, फीलिंग को हटा दो, तुम सीधे ये याद रखोगे ना जी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन रेरफैक्शन होता है। बोलो यार, तो थ्योरी पूछेगा वो, और ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ पता। बोलो, क्रेस्ट एक ही पार्टिकल का हमेशा रहता है नहीं, एक पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पर गया हुआ है, उसके बाद वो नीचे आएगा, उसके बगलवा वाला ऊपर चढ़ेगा। तो एनसीईआरटी में देखिएगा डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके नीचे में क्या किया है कि 5-6 को ऐसे ही बनाया। तो किया क्या है कि एक में ऐसा है, फिर इसके नीचे में जो डायग्राम बनाया तो ये जगह उठा हुआ, ये जगह नीचे, कोई भी बुक में वैसी देगा, फिर और बनाएगा, फिर वैसे करते 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 ये दिखा दिया जाता है कि कुछ देर के बाद ये समझ में आया कि ये वाला सबसे ऊपर में ऐसे होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वो फीलिंग नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, सवाल आपसे बन जाएगा। खाली ये याद रहना चाहिए कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ रहता है, और इसमें क्या होता है? कंप्रेशन रेरफैक्शन। ये समझ में आ रहा है आपको कि जहां पर कंप्रेसर होगा वहां पर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होगा, और जहां रेरफैक्शन होगा वहां पर प्रेशर नॉर्मल से कम होगा। तो वो सब भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत लग रहा है तो खाली इसको रट जाइएगा, समझ में आ रहा है? और अब जो है बिना दिमाग लगाए फॉर्मूला आप रट जाइएगा। लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है वेव, इसमें भी का जो वैल्यू होता है ना, मेन फॉर्मूला जो न्यूटन दिए थे वो √b/ρ होता है, जहां b मीडियम का बल्क मॉडुलस है और ρ मीडियम का डेंसिटी है, या b को इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं। बोलो यार, b क्या है? बल्क मॉडुलस किसका? बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, या इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम भी बोल देगा, आपको पकड़ लेना है जी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसी को बोलता है, ठीक है। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये कौन दिए थे? न्यूटन। अच्छा, ये कहानी सुन लेना, तो हो सकता है थ्योरेटिकली वो तुमसे पूछेगा। न्यूटन जब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लाए भी का, तो वो आ गया √b/ρ, जो सही था। इसको ला दिया जा सकता, लेकिन आपके लेवल में नहीं करना उसको, इसलिए छोड़ दिए। इसको बड़ा आसानी से ला दिया जाता है, बल्क मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगाया जाता है, और उसमें डेल्टा v/v होता है, डेल्टा x/x के बराबर होता है, उससे करके ला दिया जाता है। आप वो सब छोड़ दीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी कितना होता है? √b/ρ। ये कौन दिए थे? न्यूटन, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको साउंड के लिए यूज किया गया, साउंड के लिए। तो साउंड के साउंड भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड के केस में क्या हुआ कि न्यूटन को लगा ना कि साउंड जो है वो एयर में आइसोथर्मली प्रोपेगेट करता है। न्यूटन को ऐसा लगा कि साउंड जो होता है वो कैसे प्रोपेगेट करता है जी? आइसोथर्मली। किनको लगा? न्यूटन महाराज को लगा। तो आइसोथर्मल के केस में
गैस का बल्क मॉडुलस P के बराबर हो जाता है, तो करके दिखा दिया सकता है, इसे हीट में रखवाया ही गया। तो न्यूटन के हिसाब से V का वैल्यू कितना आ गया, √P/ρ। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल केस में गैस का बल्क मॉडुलस उसके प्रेशर के बराबर होता है। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड इन गैस। बोलो यार, ये वाला था जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि गैस में साउंड जब ट्रेवल करता है तो वो आइसोथर्मली ट्रेवल करवे नहीं करता, वो एडियाबेटिकली करता है। तो पता कैसे चला? हुआ क्या कि न्यूटन के एक्सप्रेशन लाए, सॉलिड में चेक किया गया, सही आ गया। लिक्विड में चेक किया गया, सही आ गया, जो एक्सपेरिमेंट से आता है। गैस में किया गया तो न्यूटन जो लाए थे वो वाला क्या था कि एक्चुअल से कम आ रहा था। तो ये साफ पता चल गया कि कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स को मैच करना चाहिए ना जी। अरे 1-8% का इधर उधर होगा वो अलग बात है, लेकिन बहुत का जब गैप हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा ना कि ये गलत है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। तो बहुत दिन के बाद एक लैपलेस नाम के साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले कि न्यूटन का, लैपलेस का क्या स्पेलिंग है, PALAC ऐसा कुछ होगा, जो होगा और जो होगा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये क्या बोले कि साउंड जो है वो गैस में कैसे मूव करता है, एडियाबेटिकली मूव करता है। तो एडियाबेटिक में क्या होता है कि गैस का बल्क मॉडुलस गामा P के बराबर हो जाता है। तो ये भी अपने से नहीं दिए हैं, ये भी न्यूटन वाला में लगाए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? गामा P/ρ, B के जगह पर गामा P कर दिए और देखे गए थे एक्सपेरिमेंट से मैच कर दिया। समझ आया? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साउंड जो है वो गैस में किस प्रोसेस के थ्रू चलता है, एडियाबेटिकली, आइसोथर्मली, आइसोकोरिकली, आइसोबैरिकली, एडियाबेटिकली। ठीक है, बोल देना अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड जो है गैस में कैसे चलता है, तो आइसोथर्मली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ये वाला जो सही नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल चीज ये वाला है, लेकिन अगर वो न्यूटन का नाम लगा के पूछेगा तो ये वाला आपको बताना पड़ेगा। बोलो यार। और सॉलिड में, लिक्विड में क्या हुआ कि ये वाला जो न्यूटन दिए थे वो 100% सही है। गैस के लिए भी जो न्यूटन दिए थे ये वाला वो सही था, यहां से ये जो किए वो गलत है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो V का वैल्यू √B/ρ, ये किसके लिए है फॉर्मूला, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए कि गैस के लिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए। ये तो सही है ना? उनसे गलती क्या हुआ कि वो सोचे कि आइसोथर्मली मूव करता है। अरे बोलो यार, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसी में आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, इसी से आया कि सॉलिड के लिए आप लिखिएगा तो V का वैल्यू √बाई/ρ हो जाता है। अरे सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस एक ही टाइप का माना जाएगा। समझ आ रहा है? एक्चुअली में वो अंतर है थोड़ा सा, लेकिन आप उसको रटे हुए रहिए। यंग मॉडुलस में क्या होता है ना कि वो एरिया के एक्सपेंशन को नहीं लेता है, बल्क में सबको लेता है, दिमाग ज्यादा नहीं लगा। सॉलिड के लिए तुम इसको रटते हो, √बाई/ρ होता है। बोलो यार। और लिक्विड के लिए V का वैल्यू √B/ρ होता है। और वो डाटे देगा उसी का, समझ में आ रहा है? सॉलिड दिया है और उसमें बल्क मॉडुलस डाल देगा, तो यही वाला फॉर्मूला मारोगे, लेकिन एक नॉर्मल वे में बताया जा रहा है। और गैस में √गामा P/ρ। और आइडियल गैस के लिए आप जानते हैं कि P/ρ का वैल्यू RT/m होता है, तो ये RT/m भी होगा। गामा समझ में आ रहा है ना, CP/Cv वाला? बोलो जी। अच्छा, एक चीज समझना है यहाँ पे,
डेंसिटी जब मीडियम का तुम चेंज करोगे, बोलो यार, तो वेलोसिटी वेव का चेंज नहीं होगा। होगा क्या कि तुम रो चेंज करोगे ना, तो क्या है कि पी भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ऐसा चेंज होगा कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। भी समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, बोलो यार। अभी कहोगे कि सर आप तो पढ़ा रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड वेव ही है, ये बोल रहे हैं। तो क्योंकि इस सब में भी हो सकता है, आप लोगों को यही सब हो सकता है, मिसकंसेप्शन। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिए कि वेलोसिटी ऑफ वेव गैस में किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। अगर जो m सेम है तो आप नेचर भी बदल दोगे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो m पर डिपेंड करवे ना करेगा जी, m पर करेगा, गामा पर करेगा। लेकिन नॉर्मल केस में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर चेंज किया जाएगा मीडियम का तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, डेंसिटी चेंज किया जाएगा मीडियम का तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ फंसा कैसे सकता है, लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब ये वाला बच्चा जानता है ना तो ज्यादा उड़ने लगता है वो, और ज्यादा उड़ोगे तो लपटा जाओगे। तो यहाँ समझना क्या क्या होगा। तो एक स्टेटमेंट तो ये दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम या इन गिवन मीडियम किस पे डिपेंड करता है जी, मीडियम को फिक्स कर दिया है तो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन टेम्परेचर। समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर बोल देगा कि प्रेशर को क्या किया गया है, 2 टाइम्स किया गया है, इसके बावजूद भी वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी को क्या कर दिया गया है, 2 टाइम्स कर दिया गया तो कांस्टेंट रहेगा। एक आध बार तुमको ऐसे लपेटेगा, P को 2 टाइम्स कर दिया गया एंड डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो बोल देगा, तब फिर तुम इससे सोचो कि डेंसिटी को कांस्टेंट रख करके प्रेशर को बदल दिया, तब फिर क्या हो जाएगा। ये समझ आया कि V का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो यार। या बोलेगा कि प्रेशर को कांस्टेंट करके डेंसिटी को बदल दिया, तो जितना टाइम्स करेगा उसी के हिसाब से रूट वाला ला करके क्या होगा, बोलो जी। तो ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मल बच्चा है तो उसको तो इतना ही से काम चल जाएगा कि गामा RT/m है, तो टेम्परेचर पर केवल डिपेंड करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो यार। प्रेशर चेंज करेगा तब भी है जो कि गैस का साउंड का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, डेंसिटी चेंज करेगा तब भी नहीं चेंज करेगा। लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसको ये जानना चाहिए, क्योंकि लपेटेगा तो एक दिन जरूर, क्योंकि बच्चा को क्या होता है ना, बैठा हुआ था क्या प्रेशर डेंसिटी के बारे में देता है तो सुनबे नहीं करता, समझ आ रहा है। तो सुनना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कान खोल के रखना है कि बोल दिया प्रेशर 2 टाइम्स है तो बोला हाँ समझ गए, वेलोसिटी ऑफ वेव है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो ये देख लेना कि हो सकता है अगला स्टेटमेंट को कहीं जोड़ दे दिया, इसका उल्टा भी हो सकता था। ये 2 टाइम्स ही रखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो हम एक एग्जांपल दिए। समझ में आया कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, तब तक जब तक उसके साथ जो दूसरा है उसका डाटा नहीं दिया है तब तक। बोलो। तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकता है, कोई दिक्कत लग रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल वाला में ये कहानी है, कैसे आया वो सब तो सोचना ही नहीं, ठीक है। इसको डिराइव कर दिया जाता है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को। अब क्या है कि ट्रांसवर्स वेव जो इसका वेलोसिटी, तो स्ट्रिंग के केस में या रड के केस में देखिए ना तो √T/μ के बराबर होता है, ठीक है। जहां पे T क्या है, टेंशन। गैस में होगा ट्रांसवर्स वेव क्या नहीं होगा, बोलो बताए थे ना जी। लिक्विड में भी केवल सरफेस पर ही होता है, तो वो भी आपको पढ़ना नहीं, तो ओवरऑल एक जगह पढ़ना है, किसमें, सॉलिड में पढ़ना है। समझ आ रहा है, स्ट्रिंग हो गया, रड हो गया, उसी ढंग में पढ़ना है। T हो गया टेंशन, और म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। अब इसको किस किस फॉर्मेट में वो
खोल करके देगा, समझिएगा। पहले तो तुम रट ले रहना इस बात को, कहीं ऐसा नहीं कि तुम निकालते निकालते बिहान कर दो। बिहान करना मैंने समझ रहे हो ना। म्यू मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू ना रो इंटू एस के बराबर होता है, जहां क्या है या रो इंटू ए के बराबर होता है। एस बोलो ए बोलो जो बोलो, जहां ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और रो क्या है डेंसिटी। कोई मतलब है नहीं डिराइव करना, लेकिन ये वाला तो पता चल गया मास पर यूनिट लेंथ है। लेकिन सुन लो खाली एल लेंथ का तुम एक रड ले लो, ठीक है, तो अगर म्यू के हिसाब से मास निकालोगे तो म्यू इंटू एल होगा इसका मास पर यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो एल लेंथ का मास म्यू इंटू एल होगा ना जी। और उसी रड का रो के हिसाब से निकालो तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू रो, तो दोनों तरफ से निकाल के बराबर करोगे तो एल कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, आप उसको रटे हुए रहिएगा कि म्यू का वैल्यू कितना होता है, रो एस के बराबर होता है। वो देख लीजिएगा डाटा क्या दिया है। किसी दिन ऐसा भी फंसा सकता है डेंसिटी ऑफ रड इज, अब कुछ लिख देगा पर चर्चा नहीं करेगा कि वो पर यूनिट लेंथ का दिया हुआ है या पर यूनिट वॉल्यूम का दिया, तो कैसे पकड़ाएगा उसके यूनिट से। ऐसे जनरली दे देता है कि डेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना है, या उसके बारे में बोल देगा कि मास पर यूनिट लेंथ इतना, बोलो यार। तो म्यू के बारे में डायरेक्ट बता दिया, लेकिन कभी नहीं देगा तो आपको उसके यूनिट से पकड़ लेना है, बोलो यार। केजी पर मीटर रहेगा, इसका मतलब डायरेक्ट क्या दे दिया, म्यू का डाटा वो दिया, समझ में आ रहा है। और अगर जो केजी पर मीटर क्यों दिया तब आपको समझ आना है कि वो रो का डाटा दिया है, तब डायरेक्ट पुट नहीं होगा। यही सब में छोटा छोटा चीजें तुमसे गलती करवा सकता है। तुमको कंसेप्ट तो पढ़ नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तुमको जहां गलती हो सकता है वो हम बता देंगे, फॉर्मूला को याद रखना, क्वेश्चन का टाइप बता दिया जाएगा, आएगा बिना सोचते बनाओगे, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब लड़ने नहीं आ जाना कि सर आप तो बोले थे ये वाला देगा कितना था, केजी पर मीटर, वहां देने है ग्राम पर सेंटीमीटर, तो वो तो समझ में आ रहा है तुमको जी, यूनिट इधर उधर करेगा। अच्छा और समझना, क्योंकि ये खुलेगा थोड़ा सा आगे जाकर के। भी का वैल्यू आप क्या पढ़े, अंडर रूट टी बाई म्यू पढ़े ना जी। और इसको आगे थोड़ा सा आप कैसे खोल सकते हैं, रो इंटू, अच्छा एस बोलने का आदत है सर, फिर से हमको, चलो ए हुआ ना जी। फिर ये भी है जो कि खुलेगा रो, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर जो सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन रहेगा तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि दिमाग काम करना चाहिए कि अच्छा ये वाला बढ़ता है आगे, क्योंकि वो क्वेश्चन देगा कि सेम मटेरियल का बना हुआ और एक का थिकनेस इतना है और दूसरा का थिकनेस इतना है, या डायमीटर के बारे में चर्चा करेगा, रेडियस के बारे में चर्चा करेगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर आ करके आप डील करिएगा, बोलो जी। सेम मटेरियल का बना हुआ है तो रो तो हो जाएगा सेम, लेकिन एरिया तो है जो कि अलग अलग हो सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बाकी क्या है कि इसी पर प्रॉब्लम करवाएंगे, पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम करना है आपको, डेट में कुछ बहुत खास नहीं पढ़ना है, सब खाली ध्यान रखिए कि अच्छा ये सब सर बताए थे, ऐसे ऐसे डील करते थे। कोई दिक्कत लग रहा है? और ये पहले ही बता चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वाला का वेलोसिटी ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांसवर्स के रिस्पेक्ट में जनरली। रीजन यही है कि बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा ना हो जाता है, खास करके सॉलिड और लिक्विड में बल्क मॉडुलस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है गैस के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जब बहुत ज्यादा होगा वैल्यू, तो समझ में आ रहा है कि भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सॉलिड में लिक्विड में साउंड का जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है गैस के रिस्पेक्ट में। गैस में 331 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, 331 से 340 के आसपास में वो डाटा देगा। अरे बोलो यार।
और वही दूसरे में तुम देखोगे, स्टील में देखोगे, वाटर में देखोगे तो बहुत ज्यादा भागने लगता है, 1500 मीटर पर सेकंड, 2000 मीटर पर सेकंड, 4000 मीटर पर सेकंड भागने लगता है। तो रीजन क्या है कि गैस के रिस्पेक्ट में सॉलिड का और लिक्विड का बल्क मॉडुलस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझना, गैस के रिस्पेक्ट में सॉलिड का रो भी ज्यादा होता है, ये भी ज्यादा होता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो वो थ्योरेटिकली फंसा ले सकता है कि ऐसा रीजन सेट कर देगा, उसमें क्या देगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस, ये तो नॉर्मल चीज है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज लेस देन, समझ में आ रहा है ना? बात करेगा गैस से, तीसरा में आया कि डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेलोसिटी को घटाना चाहेगा, मगर बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, तो इतना से बढ़ा देता है कि इसके घटाने से कुछ नहीं होगा, ओवरऑल बढ़ लेता है ढेर से। नहीं समझ? तो सब पूछ सकता है। तो ये सब चीज हम पहले ही लिखवा दिए थे, आपको नहीं लिखवा दिए थे कि सॉलिड वाला में ज्यादा होता है? बोलो यार, बस खाली एक्सप्लेनेशन हम दूसरे वे में दिए थे कि एकदम टाइट रहता है। बोलो जी, यहाँ पर है जो कि बल्क मॉडुलस के हिसाब से दिया जा रहा है, और अब है जो कि एग्जांपल से गुजर के दिमाग अपने खुलते जाएगा। एक चीज समझना जी, ये पहले भी बोल चुके हैं लेकिन एक बार और बोलते हैं। रड है तो अगर तुम इधर से हिट करोगे, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वाला होगा, और अगर जो तुम ऐसे हिट करोगे तो वो ट्रांसवर्स होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हिटिंग पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा वेव क्रिएट होगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताना, हालांकि बाद में बोल ही देते हैं ताकि बच्चा की याद रह जाए। जब भूकंप आता है ना, तो उसमें दो ढंग का वेव जनरेट होता है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। बताओ तो पहला झटका जो लगेगा आदमी को, वो किसके कारण लगेगा, ट्रांसवर्स के कारण कि लॉन्गिट्यूडनल के कारण? लॉन्गिट्यूडनल के कारण। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का वेलोसिटी ज्यादा ना बताएगी, तो जहां से भी क्रिएट हुआ होगा, जहां पर भी धरती के अंदर में दो प्लेट टकराया होगा, तो वहां से वो आएगा, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा वो जल्दी ना पहुंचेगा। नहीं समझ? तो इस ढंग से पूछ सकता है कि भूकंप में ये वेव भी जनरेट होता है, ये वेव भी जनरेट होता है, ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल, बता देगा। तो पहले कौन आपको फील होगा कि बेटा आ गए हैं? अब नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे कि आपको क्या कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना पड़ेगा, O2 में कुछ भी दे दिया, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 तो ज्यादा कम हो गई, चलो 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 250 भी ज्यादा कम होगा, चलो ऐसे लिखा गया है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया है आपको, तो आपको पूछेगा कि वेलोसिटी H2 में कितना होगा। नहीं कुछ बोलने का मतलब है हो गया कि टेम्परेचर वगैरह उसी को लिया गया होगा। वेलोसिटी हीलियम में कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है, सीधे फॉर्मूला आप लिख दिएगा, ठीक है। यहाँ बोलने की जरूरत है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोल दिया था, अच्छा बात, नहीं बोला था आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि आपको यहाँ पर तो हम बोलते जाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, एग्जाम में बैठोगे देगा ही नहीं, समझ रहा है कि नहीं? तो अब ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब देगा कि ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना है, तो हाइड्रोजन में बताइए या हीलियम में बताइए, बाकी कुछ चर्चा नहीं करेगा, तो खुद से ही मानना पड़ेगा तुमको कि टेम्परेचर क्या है, सेम है दोनों केस में। बोलो जी, मुझे क्या लग रहा है क्या? तो मरवार का है, बोलो ना, अच्छा टाइम हो गया इसलिए मरवा रहा हूं। तो V का वैल्यू ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि गामा RT बाई m है, तो
T कांस्टेंट मानेंगे, R कांस्टेंट मानेंगे जब तक नहीं देगा। एक चीज ध्यान देना जी कि गामा भी बदलता है गैस टू गैस, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, अगर ऑक्सीजन का दिया है और हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है तो दोनों क्या है, डायटोमिक ही है ना जी, तब है जो कि हम लोग इसको काटेंगे। ये बात समझ में आया? पहले ही नहीं काट देना। बच्चा को याद है V1/V2 √M2/M1 गलत हो जाएगा अगर जो गैस का नेचर चेंज करेगा तो। बोलो यार, जब हीट करके बता रहे हैं कि गामा को थोड़ा सा ध्यान दोगे, समझ में आ रहा है ना? नेचर सेम रहेगा तब भले हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब इसको क्या बताएं? वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाई वेलोसिटी, ऑक्सीजन है वेलोसिटी इन ऑक्सीजन और वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, तो ये बराबर होगा ना अंडर रूट, मास इसका ऊपर जाएगा, ये 2 हो गया और ऑक्सीजन का 32 हो गया, तो ये 1/4 आया ना जी। तो उसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा वेलोसिटी इन H2, तो ये वाला उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 350, है ना होगा मीटर पर सेकंड। तो ये तो बच्चा टाइप का है, 35 दूनी 70, 70 दूनी। सेकंड केस में देखिए, इसमें क्या समझाएं, कुछ समझाना है नहीं, बस गलती नहीं हो जाए इसके लिए बोला जा रहा है कि भी निकालना है आपको। तो लिखिएगा गामा RT/M। तो इसमें और इसमें टेम्परेचर का बात नहीं किया था कांस्टेंट, इसका बात नहीं किया था कांस्टेंट, लेकिन ये डायटोमिक है मोनोएटोमिक है, गामा बदलेगा तो उसको नहीं काट देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब का खाली ध्यान रखना है। तो VO2/VHE ये किसके बराबर हो जाएगा? तो गामा वाला तो इधर डिट्टो वैसा ही वाला लिखाएगा, तो गामा ऑफ O2 डायटोमिक का कितना होगा 7/5 होगा ना जी, और हीलियम का 5/3। गामा वाला तो वैसे नहीं जाएगा रूट के अंदर में, और मास वाला उल्टा होगा, तो इसका मास 4 और इसका मास 32। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, बोलेगा ऑक्सीजन तो आप वो नहीं समझ लीजिएगा, नेचुरल फॉर्मेट में जो होता है वही समझते हैं। एक चीज और सुनो, तो कभी भी किसी गैस के बारे में चर्चा करेगा ना तो नेचुरल फॉर्मेट में जो पाया जाता है वही यूज करेंगे। समझ में आया? खाली न्यूक्लियस का जब चर्चा करेगा ना तब आपको बोलेगा ऑक्सीजन, तो वो समझना, बाकी हर जगह पर ऑक्सीजन माने O2 समझना। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो। अब इसी को करिएगा और क्या समझाएं क्या? पांच से 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? ये हो गया कितना 21 ना हो गया जी, और इसी को डील करिएगा और क्या कितना होगा बताइए तो अप्रोक्स। अगर कैलकुलेशन कम करना चाहेगा बच्चा, देखो कैसे करेगा, इसको बाहर तो पहले निकालेगा, ये वाला होगा 4 × 2, तो ये सब 10 तो बाहर निकल गया, ये निकल गया, यहाँ पर से 4 निकल गया तो 2 बचा, तो कितना आ गया 10.5, है ना होगा जी। तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। एक जगह पर तुम गलती और क्या कर सकते हो देख लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, इन एयर एट, कुछ बोलो, 27 डिग्री सेल्सियस, ऐसा देखिए, ठीक है। तो समझिएगा 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 यहाँ पर क्या होगा। अब बच्चा पढ़ने क्या था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ दे दिया एयर। अब वो दिमाग लगाने लगा, इतना % ऑक्सीजन, इतना % नाइट्रोजन, इतना % ये, अब बनते बनते 3 घंटा हो गया, आ गया, चलिए MR शीट दे दीजिए। तो %,
परसेंटेज नहीं निकालने लगना, तुम एयर को N2 मानोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ही सबसे ज्यादा होता है जी, तो एल्जेब्रेट करके भी वही आ जाता है। तो एक चीज ये आपको सिखाना है, इसमें हर चीज हम बता देंगे तो तुम लपटा नहीं जाओ। ये बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया कि एयर का मोलिक्यूलर मास कितना मानोगे? 28 मानोगे, बोलो यार। और गामा का वैल्यू कितना मानोगे? 7/5 मानोगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि तुम एवरेज मास निकालने लगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट गामा बोले तो 7/5, आर का वैल्यू यही सिखा रहे हैं, समझना। ऐसा यूनिट में पुट करोगे 8.31, बोलो यार। और टी का वैल्यू केल्विन में पुट करोगे, आंख खोल के पुट करना, आंख बंद करके नहीं, क्योंकि ये सब में होगा क्या ना कि आपसे गलती कहां करवा सकता है। तो यूनिट वगैरह के बारे में ये सब क्वेश्चन तो इसलिए नहीं पूछता है ना, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन किसी दिन दिमाग खराब हुआ तो पूछ भी सकता है। और एम, तो एम कितना पुट करोगे बोलो तो? मुंह खोले 28। ये ग्राम में ना है जी, तो केजी में पुट ना करिएगा जी। तो ये हम सिखा रहे भाई, यही सब में तुमसे गलती करवा लेगा वो, समझना। तुमको पढ़ाना क्या है? कुछ नहीं। तुमको लेवल 1 वाला को क्या पढ़ाना? तो कंसेप्चुअली कुछ नहीं पढ़ाना। तो जहां भी कंसेप्चुअली चीज आता है तो हम कहते हैं कि भाई उतना तुम छोड़ दो। तो उतना हमको डर किस बात का है? तुमको कंसेप्ट पढ़ाने लगेंगे तो और सवाल नहीं बनेगा, फर्स्ट भी जाओगे। तो जो गलती हो सकता है तुमसे वो सब चीज बता दिया जाता है, फॉर्मूला बता दिया जाता है, क्या क्या याद रख लेना है कि क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, तो नहीं करना है। समझ में आया? तो एक के चैप्टर बे पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। माने लेवल 1 के बच्चा के लिए करते हैं, बाकी तो आईटी वाला चलता ही अपना। ऐसा बोल बोल कर तुमको आईटी वाला के तुम्हारी नजर में इज्जत बढ़ाते हैं। ऐसा ना होता क्या है ना कि सेम लेवल का ही बच्चा है ना, अब बायोलॉजी याद करते 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 दिमाग में भोथरा आ जाता है। आपको लग रहा है इसके पीछे भी साजिश है, पर अपना दिमाग तेज रह गया और डॉक्टर बन गया, ऑपरेशन कर रहा है तो सोच रहा है ऑपरेशन करते करते कैसे किडनियों को लगा देते हैं तो हमको लग रहा है यही कारण है कि अंदर अनुमाता कि दिमाग चलना बंद हो जाए, काम भर दिमाग चले, कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने लगे। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, जो भी आएगा सो आएगा। क्या करें? कैलकुलेट करके बताएं। देखिए अप्रोक्स करके बताते हैं। इससे पहले काट लेते हैं कुछ कुछ। इससे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 5 से ये वाला 7 बार में कट जाएगा। कटेगा ना जी? तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। 4 से भी कट जाएगा, ये वाला कितना बार में? 15 बार में कट जाएगा, होगा ना? तो कितना आएगा उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। अंडर रूट ये वाला जाएगा कि नहीं ऊपर, तो 1000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8310 इंटू 15, तो हो गया 8310 इंटू 15 पर पावर 1/2, तो कितना आ गया? 353 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप एक रिजल्ट खाली याद रखिएगा तो जी, समझना, एक रिजल्ट याद रखना, वेलोसिटी एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्स 331
मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड। अब तो मिटा करके लिखने का तुम देखो नहीं दोगे मिटा के लिखने का। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए ही बताते हैं। पता है ये बताने के बाद क्वेश्चन आए, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि जो नहीं जानेगा वो एकदम नहीं एकदम लौट जाएगा करते करते। और जो जानेगा वो तुरंत बना लेगा। समझिएगा लो, गड़बड़ कहाँ होगा? आपको बोल देगा कि एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड बताइए, कुछ भी मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पर। अब देखो कितना कैलकुलेशन होगा तुमको। ये करोगे, यहाँ पर कितना पुट करोगे? 5 डिग्री सेल्सियस बोला तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 273 होता है। बोलो जी, तो 5 लगाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 278। अब बटा इतना करोगे, अब कैलकुलेशन करते रहो तो उलझ जाओगे। और उसमें भी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके जेईई में सवाल पूछा था। तो ये बड़ा काम आएगा आपको जो हम बताने जा रहे हैं। याद रख लीजिएगा कि अगर टेम्परेचर कम से वेरी करेगा, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक में, उतना है उससे कम, ठीक है, डेल्टा यहां लिख दे रहे कंडीशन, डेल्टा टी लेस देन इक्वल टू कब तक? 20 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी कैसे हम आपको बताएं, चलो ठीक है। टी टेम्परेचर पर कितना होगा? तो 0 डिग्री, ऐसे करते हैं, टी डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा प्लस 0.61, और जो टी डिग्री सेल्सियस होगा ना उसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा। समझ में आया? तो ये करिएगा तो तुरंत चल आएगा। जैसे कि होगा क्या कि अगर आपको पूछ दिया 10 डिग्री सेल्सियस पर बताइए कि एयर में साउंड का वेलोसिटी कितना होगा, इधर से तो तुमको एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो क्या करोगे कि ये वाला तुमको याद रहेगा 331, और 10 डिग्री सेल्सियस बोला तो यहाँ पर 10 डिग्री पुट कर दोगे, मैंने 10 पुट कर दोगे। समझ आया? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये क्या बोला गया है कि डेल्टा टी लेस देन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे कर दे रहे हैं तुम, ऐसे कर लो। बात एक क्या था, 0 से डेल्टा टी अगर 20 लेता था, टी भी 20 से आता, तो मेरा क्लियर था कि 20 डिग्री से कम पूछेगा ना। अरे बोलो यार, तो मेन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर 10 डिग्री पूछेगा तो यहाँ 331 हो गया, और यहाँ पर 10 मारोगे तो 6.1 हो गया, तो डायरेक्ट ना आ गया जी 337 के आसपास, तो डायरेक्ट डील हो जाएगा। तो जेईई में बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, उसको जो ये वाला नहीं जानेगा उसको बनाने में उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसमें यूं नहीं दिया कि इस टेम्परेचर पर कितना होगा, उसमें यह दिया है कि किस टेम्परेचर पर इतना होगा। अब एक टेम्परेचर का डाटा दिया है तो 2 का लिख करके रेशियो लेकर के करने उन्हें लगेगा, बड़ा नौटंकी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए आपसे सवाल पूछ देगा किस टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में 334 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ 334 मार दोगे, और यहाँ पर 331 मारोगे ना जी, जैसे करोगे तो नहीं आ जाएगा टी का वैल्यू। या ट्रायल में भी बना ले सकते हो कि कितना बोला है वो 334, तो इसका मतलब 3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड है, कि एक्स्ट्रा हुआ, तो यही बनाना एक्स्ट्रा कर रहा है। तो 3 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा कब होगा? जब इसका वैल्यू अप्रोक्स 5 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? 5 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के आसपास में। अरे तुम वैसे मत करो, तुम यहाँ पर पुट करके टी ला लोगे तुरंत, बस उतना ही से मतलब रखो। तो अगर जो एयर में बोलेगा अब 20 डिग्री सेल्सियस से कम में बात करेगा तो ये लगा दोगे। हम तो तुमको ये भी बोलेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस भी घींचेगा ना, अगर 40 नहीं ज्यादा बोल दिए जोश में 30 डिग्री सेल्सियस तक 40 डिग्री सेल्सियस मानो कि अगर घींचेगा ना वो, तो ऑप्शन अगर दूर दूर करके दिया है ना तो तुम ये बड़ा लगा दोगे तो चलाएगा। एक्चुअली इसके अंदर में बाइनोमियल का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी से ये आया है। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछेगा तो बड़ा बवाल सवाल माना जाएगा। हाँ बवाल सवाल माना जाएगा,
कैलकुलेशन बाय जो उधर से स्टार्ट हो गया उसका 4-5 मिनट खींच लेगा, इरिटेट कर देगा एग्जाम में। वेब में 2-4 जगह पर ऐसा है जी कि अगर जनरल मेथड से बनाने लगिएगा ना तो एकदम पूरी तरह से आपको इरिटेट कर देगा। तो उसका ट्रिक होता है, बना लेना है, कर लेना है। समझ में आया? तो हम बोले हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक। केल्विन में ज्यादा करना बात करेगा जो हो सकता है कहेगा कि 300 केल्विन पर बोलो। इसका मतलब समझ में आया कि वो कितना पर पूछा? 27 डिग्री सेल्सियस पर। तुम यह वाला आके कलर भर बना देना। समझ में आ रहा है? वो लगभग मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि हम जान रहे इसके बाद तुम लिखने दोगे नहीं। ओके, अब बाकी कल आओ तो बताएंगे कि लड़की एक बार आई लव यू बोलती है तो फिर 2 बार क्या सुनाई देता है। कोई कहेगा एक बार भी बोले तब न सुनाएगा। चलो माना कि ये कंसेप्ट सही है तो आधा बार भी बोल दो कि कम से कम एक बार सुनाई